जय हिंद मित्रों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक। और कोवैलेंट बॉन्ड के सफ़र को हम लोग यहाँ पर आज आगे बढ़ा रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, जो भी समझिए। आज का अपना टॉपिक होगा कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड को हमने कंप्लीट किया हुआ है पीछे, तो कोवैलेंट बॉन्ड के क्लासिफिकेशन आप समझ रहे हैं, इन द सेंस ऑफ वर्गीकरण। हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, टाइप्स बोल लें। और साथ में एक टॉपिक हमने ऐड करा है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है। इसका रूल तो वो रूल ही है, बहुत सिंपल रूल है, बट इसका एप्लीकेशन जब आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स में या पी ब्लॉक में करते हैं तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वहां पर दिखता है, क्योंकि अक्सर लोग बेंड्स रूल को गलत तरीके से लगा लेते हैं, जहां नहीं लगाना है वहां अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से बेंड्स रूल कोई नया जो है वो रूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो गलत आपको रिजल्ट दे देता है अक्सर। तो हम लोग चलिए आज बेंड्स रूल को सीखने इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स में देखते हैं क्या सारी चीजें हम लोगों की वेट कर रहे हैं। एकदम एलिमेंट्री लेवल से चीजों को पहले समझते हैं। आइए, क्लासिफिकेशन के हमेशा किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेसिस पर होता है। जैसे मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तो पोलैरिटी के आधार पे आप कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड में इससे नीचे क्या शुरू किया जाए, कुछ नहीं हो सकता है, एकदम अल्ट्रा बेसिक कह सकते हैं आप। तो एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं अपन, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, और दूसरा जो आप कह सकते हैं वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। सही है। जो आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स है, जाहिर सी बात है वहां पोलैरिटी है। पोलैरिटी कब होती है हमने आपको पढ़ाया, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक दूसरे से कोवैलेंटली अटैच होते हैं तो पोलैरिटी वहां पर डेवलप होती है। अच्छे से देखिएगा, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड बी, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहां पर डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायपोल हो गया। एनीवेज, इंड्यूस डायपोल भी हो सकता है, डिपेंड इस पर करता है कि ये कंपाउंड ओवरऑल पोलर है कि नॉन पोलर। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अच्छे से देखें। एक एग्जाम्पल लिया जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल जो दोनों को समझने में सहूलियत हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने पढ़ा है पीछे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, अच्छे से देखिए हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो खुली किताब वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखते हैं। सही है, कहीं पे कोई डाउट हो तो तुरंत आप रेज करेंगे। अब जब आप ये वाले लेते हैं तो एक बार चूंकि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स का ये कंपाउंड है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये कंपाउंड है, तो एक बार याद कर ले, हमने पीछे पढ़ाया था मॉलिक्यूलर फोर्स में, जेहन पर जोर डाले, एंगल ऑफ बुक फोल्ड कितना था। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसियस में एंगल ऑफ बुक फोल्ड कितने पर ये किताब का जो ये पन्ना है ये मुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड एंगल कितना था। दो चीज, पहले मेरे को एंगल ऑफ बुक फोल्ड आप एक बार दिमाग पर जोर डालिए, मैं आपका इंतजार करता हूं कि एंगल ऑफ बुक फोल्ड क्या आपको याद है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं प्लीज। एंगल ऑफ बुक फोल्ड क्या था हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, अगर याद है तो आप सोचें, वीडियो को पॉज करें और जेहन पर जोर डालें, फिर मेरे चीजों से उसको क्रॉस चेक करें, मैच करें कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। एंगल ऑफ बुक फोल्ड था दोस्तों 111 डिग्री 30 मिनट, कोई इफ बट नहीं। और ये याद रहना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है, हमने अच्छे से स्ट्रेस डाल के इस बात पे करवाया था कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल और एंगल ऑफ बुक फोल्ड डायरेक्टली आता है, आपको याद रहना चाहिए। और ये बॉन्ड एंगल हमने बोला था, आपको समझाया था कि पेज के तरह वो 90 डिग्री पर जैसे वो होता है, कॉर्नर्स उसके मिले हुए मर्ज करते हैं, तो 90 डिग्री के अप्रॉक्स 98 डिग्री 94 डिग्री कितना था, 94 ना, हाँ 94 था, ठीक है, अप्रॉक्स 90 और 48 मिनट
94 डिग्री 48 मिनट, और ये बॉन्ड लेंथ 1.48 एंगस्ट्रॉम। चलिए खैर, एनीवेज ये तो हमने आपको करवाया था। हमने बोला था कि ये पेज जिस तरीके से 90 डिग्री पर ये कॉर्नर्स उसका मर्ज करता है ना, तो ये 90 डिग्री अप्रॉक्स याद रखना, और ये एंगल ऑफ बुक फोल्ड 111:30। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, 3.5 बोलते हैं पॉलिंग स्केल पे, 3.46 होता है, 5 लिखें, और 2.1। इसीलिए इस बॉन्ड में पोलैरिटी के बेसिस पर ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आया, तो आप इस OH बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कुछ है ही नहीं इसमें, फालतू चीज है। और इन दोनों में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आप इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अच्छे से आप देखें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर, तो यही है कि अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच हैं तो आपका पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा, अगर डिफरेंट वाले अटैच हैं तो पोलैरिटी डेवलप होगा, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलो हमने एक एग्जांपल कर दिया। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। सर ये तो बहुत सिंपल चीज आपने बताया, इसमें तो कुछ वैसा होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो कर सकते हैं आप। देखिए H2S2O3, व्हाट इज दिस? दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनेंगे आप, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बड़ा कॉमन एसिड है, बहुत फेमस है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी देखना है कि कहां पर बॉन्ड पोलर है और कहां पर बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट है। अच्छे से सीखेंगे। थायोसल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है और आपके सिलेबस की चीज है, ध्यान से देखें। थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रक्चर पर पहले समझा जाए। 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और सल्फर के पास 6 वैलेंस तो 2 लोन पेयर। क्या किया हमने? 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है, इसलिए हमने 2 OH लिया, और 1 ऑक्सीजन हमने बैलेंस सिमेट्री के हिसाब से बीच में रख दिया। जी नहीं, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या बोला दोस्त हमने? ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। किसका? थायोसल्फ्यूरिक। जबकि ये लग रहा है बड़ा अच्छा देखने में कि 2 सल्फर हमने लिया, हाइड्रोजन जब भी ऑक्सी एसिड में होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए 2 OH हमने एक एक एंड पर लिया, एक बच गया वो हमने बीच में लिया। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी जरा देखें, एक ये अपने तरफ खींच रहा है बॉन्ड को और एक ये, तो +2, और यहां भी एक ये खींच रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और एक ये, तो +2, और यहां भी जब आप डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो +2 ही आ रहा है। नहीं समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के देखें तो आपको +2 आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आप स्ट्रक्चर से? एक बॉन्ड के वजह से एक ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है, जो अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है उसका पॉजिटिव। अगर वो डबल बॉन्ड है तो उधर 2 नेगेटिव, इधर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखें सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसने एक इधर लूज किया, एक इधर लूज किया, इसलिए +2। एक इधर लूज किया, इधर लूज किया, इसलिए +2, और वहां से भी डायरेक्टली +2 ही। कैसे? +2 + 2x - 6 = 0, x = +2। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है। चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। सल्फर, सल्फर बीच में नहीं लिया, 2 OH हमने ले लिया। अब एक ऑक्सीजन मैं ऐसे लगा दूं, एक ऑक्सीजन जो बच रहा है, और बाकी इसके पास लोन पेयर लगा दूं। अब मैं जरा ऑक्सीडेशन स्टेट को देखूं क्या है, ध्यान से देखें। एक इसने अपने तरफ खींचा, इसमें 2 और इसने 1, तो 2 1 3, और इधर सेम है, सेम, तो सेम एलिमेंट कोई नहीं खींच पाएगा, तो +3, और इसने 1 +1, इसीलिए एवरेज आया +2। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर हो? जी नहीं, ये भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। थायोसल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में ही लोग बहुत ज्यादा मात खाते हैं। उसके स्ट्रक्चर लोग अलग अलग एंगल से ड्रॉ करते हैं और बहुत कम लोग उसका सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाते हैं।
इसीलिए हमने गलत तरीके से पहले जो कॉमन तरीका है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, कोई भी एक जो जनरल तरीके से उठा सकता, हमने उस तरीके से उसको बनाना स्टार्ट किया। सिंपली आप कैसे बनाएंगे? H2SO3, 2 सल्फर रखेंगे, सबसे कॉमन माइंड जो इस्तेमाल होगा, 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एसिड में ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों पर हमने एक एक OH लगा लिया, एक ऑक्सीजन, और सुंदर दिखने के लिए, सिमेट्रिक दिखने के लिए, स्ट्रक्चर को बैलेंस दिखने के लिए बीच में हमने एक O लगाया। कोई दूसरे तरह का स्टूडेंट क्या कर सकता है? अरे ये गलत होता है, इसमें दूसरा हिसाब किताब होता, तो चलो 2 S रखा हमने, और जो एक O बीच में रखा था उसको किसी एक S पर लगा दिया, तो उस हिसाब से +3 और +1 आया, तो एवरेज +2। ये भी गलत है, तो है क्या? आइए सीखते हैं, ध्यान से देखिए। आप देखें अच्छे से, सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हैं, लेकिन मैंने दोस्त इस बार सल्फ्यूरिक नहीं, थायोसल्फ्यूरिक लिखा है। सर कहना क्या चाहते हो? थायो वर्ड आप कब इस्तेमाल करते हैं, जरा आप सोचें। आप ऑक्सीजन को हटाते हैं और सल्फर को पुट करते हैं, तो आप थायो वर्ड लगाते हैं। एल्कोहल, OH, थायो एल्कोहल, थायोल जिसको बोलते हैं SH, साइनेट OCN-, थायोसाइनेट SCN-। क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो थायो वर्ड आप कब लगाते हैं दोस्त? ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं, एक ऑक्सीजन को हटाते हैं अपन, और वहां पर एक सल्फर अपन पुट करते हैं। मतलब यदि आप थायोसल्फ्यूरिक समझना चाहते हैं, तो एक ऑक्सीजन को हटाएं और उसके जगह एक सल्फर को रखें, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। तो हमने बोला बेटा कि एक ऑक्सीजन हटेगा और एक सल्फर ऐड होएगा, तो सल्फर 2 और ऑक्सीजन बचेगा 3। कभी नहीं भूलोगे जीवन में दोबारा ये एनालिसिस स्ट्रक्चर का। और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये थायोसल्फ्यूरिक के स्ट्रक्चर के बाद उसके प्रॉपर्टीज या उसके रिएक्शन से भी आते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं। देखो, हमने टॉपिक स्टार्ट किया केमिकल बॉन्डिंग का, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, बट हम आपको लेके एंटर कर रहे हैं, रोम कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, किस चीज में? मेन ग्रुप एलिमेंट्स P ब्लॉक में। तो हमारी जो S ब्लॉक और P ब्लॉक होती है, वो काफी पैरेलल में अपन लेकर के D ब्लॉक मेन ग्रुप एलिमेंट्स को लेकर पैरेलल में चलते हैं। हमने आपको अब तक के सफर में S ब्लॉक का मोस्ट ऑफ ऑल एरिया कवर कर दिया है। कुछ एरिया बाकी है जिसका हम स्पेसिफिक कुछ एक लेक्चर, 2 लेक्चर जो भी पॉसिबल है उसका लेकर के अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोस्टली हमने कवर कर दिया। इस यूनिट में कुछ और जाएंगे, 4-5 लेक्चर आगे, तो आपका S ब्लॉक 100% कवर हो जाएगा। एनीवेज, आ जाए, हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया। अब पॉइंट क्या है, अच्छे से देखें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। S, एसिड का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है, यहां भी S है, ध्यान से सुने, लेकिन हाइड्रोजन इसका भी ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, मतलब 2 OH होगा। अच्छे से देखें, अब 2 ऑक्सीजन है, आप डबल बॉन्ड O लगाते हैं। सल्फर ध्यान रहे 6A ग्रुप का है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो 6 होता है, तो 2 1 3 2 5 1 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं उसके पास। अच्छे से सीखेंगे आप। तो हमने ये बनाया। अब एक ऑक्सीजन को हटाएं और सल्फर ऐड करें। ऑक्सीजन 4 प्लेस पर है, किसको हटाएं? 2 एक तरह का है, 2 एक तरह का, मतलब ये दोनों में से किसी एक वाले पे हटाएं, या जो फ्री डबल बॉन्ड है उसमें से एक को हटाएं। बहुत सिंपल जवाब है। आपने H को अभी भी रखना है और अभी भी आपका एसिड है, इसीलिए H तो दोस्त O के साथ ही होएगा, मतलब जो आप हटाएंगे वो ये वाली हटाएंगे। क्लियर है? और वहां पर क्या रखेंगे? S। ये क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्योंकि अभी भी आगे आपके 2 हाइड्रोजन और आपका एसिड है। तो अब जो नया फॉर्मूला होगा उसमें S और डबल बॉन्ड S होएगा। क्लियर हो गई होंगी चीजें, क्यों हमने यहां पे डबल बॉन्ड S लिया, और बाकी चीजें एज इट इज उतर जाएंगी। अब आ जाइए, मेरा यह कहना है कि सर पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, अब एक तो हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, आप देखें दोनों स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है।
अब एक पॉइंट है पोलर नॉन पोलर बॉन्ड को डिस्कस करना है उसमें, और एक पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। आराम से आ जाए, सुने अच्छे से। पॉइंट ये है दोस्त कि आपका जो ये वाला बॉन्ड है इस बार सेम एलिमेंट कनेक्ट है एक दूसरे से आमने सामने, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अपन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट आमने सामने कनेक्टेड है। तो मैं बोलूंगा जी नहीं, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। हां नहीं है, क्या है? तो इसका मतलब ये पोलर है सर। बिल्कुल ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को छेड़ा था। कैसे सर पोलर है? इसका मतलब सर इन दोनों सल्फर में कोई एक सल्फर होएगा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि नॉन पोलर तो सर उस समय होती है जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो बिल्कुल यही बात है, नॉन पोलर तब होता है जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सर यहां पर कौन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है? दोनों तो सल्फर है। आइए अच्छे से समझते हैं। आप जरा ये देखें, इस सल्फर के पास दो लोन पेयर है, तो अगर आप इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp2 हो गई 1 2 3, और इस सल्फर की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण sp3 हो गई। हमने आपको पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 के पास ज्यादा s कैरेक्टर के कारण वो ज्यादा है sp3 से, इसीलिए इस बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाला सल्फर अपने तरफ पुल करेगा। क्लियर है? क्योंकि sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 ने अपने तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेटा पुल किया, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पॉजिटिव। इस वजह से इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई, क्योंकि इसने दो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल किया। तो यह सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब इस सल्फर का आप चेक करें, दो इसने ऊपर रिलीज किया, दो इसने इधर रिलीज किया, एक इसने इधर और दो इसने इधर, मतलब दो ऊपर दो नीचे वाला ये जो हमने दिखाया, एक ये और एक ये, +6। मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 और -2 में पाए गए। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 और -2 में पाए गए। यही वजह है कि जब आपने इसका एवरेज लिया तो +6 -2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू +2 आया, जबकि आपने यहां पर 2 2 का एवरेज 2 बनाया, यहां 3 1 का एवरेज 2 बनाया। एक्चुअल क्या है? 6 और -2 का एवरेज +2 है। तो आप कितनी जगह यहां पर मात खा रहे थे। इनऑर्गेनिक में आप बहुत तेजी से गलतियां करते हैं और आपको पता नहीं चलता है। हमने थायोसल्फ्यूरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर भी बताया, समझाया। मेन ग्रुप एलिमेंट्स का ये एक एरिया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक एरिया है, हमने उसको टच किया, हमने उसको छेड़ा, हमने ये दिखाया आपको कि कैसे उसके स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। हमने वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया। हमने उसमें यह भी दिखाया कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम एलिमेंट होते हुए भी बॉन्ड नॉन पोलर है, कैसे, और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी असाइन किया, एवरेज को भी हमने वहां से कैलकुलेट करके आपको दिखाया। तो थायोसल्फ्यूरिक अब से आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्त, जब भी आपके पास थायोसल्फ्यूरिक एसिड आएगा आप सल्फ्यूरिक के स्ट्रक्चर में एक O को हटा के वहां पर S पुट करेंगे और आप इस तरीके से बनाएंगे। थायोसल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करने वाला एसिड नहीं है। ये आपके सल्फ्यूरिक की तरह नहीं है, नाइट्रिक की तरह नहीं है कि जितना मन उतना वाटर मिलाओ उतना डाइल्यूशन कर दो। इसका कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं मिलता है थायोसल्फ्यूरिक का। ये एक अनस्टेबल एसिड है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आप किसी एसिड में बेस डालते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं, थायोसल्फ्यूरिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरह से, इसलिए आप उसका टाइट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए थायोसल्फेट सॉल्ट अगर बनाना होता है, जैसे हाइपो हमने पढ़ाया था आपको, तो थायोसल्फेट सॉल्ट भी इस तरह से नहीं बनाता है कि इसके एसिड में NaOH डाल दो तो Na2H2O3 निकालो। जी नहीं, उसका भी मेथड कोई और होता है, स्प्रिंग्स मेथड है या दूसरे मेथड है NaOH प्लस सल्फर वाले। तो एनीवेज अभी उधर नहीं जाना। तो क्या आपने सीखा कि ध्यान से आपने क्या सीखा कि पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड को जो अपन बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे
सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नॉन पोलर, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सॉरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलर, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नॉन पोलर। साथ में यह भी देखना है कि दोनों तरफ अटैचमेंट कैसा है। अगर दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग रहा है आपको देखने में, एलिमेंट सेम, लेकिन इसके सराउंडिंग एलिमेंट्स जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं और इसके सराउंडिंग एलिमेंट्स जो अटैच्ड ग्रुप हैं, दोनों के ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं, तो फिर वो बीच का जो बॉन्ड है सेल्फ लिंकेज, वो नॉन पोलर ना होकर के पोलर हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी, हमने क्लियर किया। अगले पेज में आ रहा हूं, क्लासिफिकेशन का दूसरा तरीका लेके, ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी था, इसमें अब ज्यादा एग्जांपल नहीं करूंगा। वैसे आप सोचेंगे बाद में, H2S2O5 हमने एक एग्जांपल दिया है, आप स्ट्रक्चर पर पेन चलाएंगे, H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। सेल्फ असेसमेंट खुद से करके देखें कि वहां पे क्या इस तरीके की चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही है। फिलहाल मैं अगले पेज में आ रहा हूं नया चीज लेके, क्या क्लासिफिकेशन का कोई दूसरा तरीका। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। यहां पे आपका एच छूट गया था, मिस हो गया था, ऐड कर लीजिए ये वाले पे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा है जरा अच्छे से देखें प्लीज, अच्छे से चीजों को समझें। हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैप। नेचर ऑफ ओवरलैप के बेसिस पर कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे नेचर ऑफ ओवरलैप मतलब ऑर्बिटल्स जब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग आप ऐसे करवा सकते हैं, एक्सियल ऐसे करवा सकते हो, लैटरल, तो सिग्मा पाई वगैरह आप बोलते हैं। तो वही चीज हुआ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नेचर ऑफ ओवरलैप। अच्छे से आ जाए, आप क्या सब बोलते हैं इस बेसिस पर, सिग्मा बॉन्ड, लेकिन कब बोलते हैं, जब आपका एक्सियल ओवरलैप होता है। अच्छे से चीजों को सीख लें। सेकंड आप क्या बोलते हो दोस्त, पाई बॉन्ड, ये कब होता है, जब आपका साइडवेज ओवरलैप होता है। एक्सियल और फेस टू फेस ओवरलैप। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का ये भी टाइप है, अच्छे से आप देखें। अब यहां पर आप एक बॉन्ड और कह सकते हैं, डेल्टा बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं आप, डेल्टा बॉन्ड। हालांकि बोलने के लिए तो आप एक और कोवेलेंट बोल सकते हैं, फाई बॉन्ड, बट जल्दबाजी होगा अभी कहना, हर कुछ एक बार में ना सीखा जाए तो बेहतर है। तो इसको मैं डॉट लगा के छोड़ता हूं, रोक नहीं रहा हूं, फाई बॉन्ड के लिए हमने छोड़ दिया। ये कब होता है, ध्यान से, सुपर इंपोजिशन जब होता है। बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, सुपर इंपोजिशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी।
अच्छे से देखें, जैसे सिग्मा बॉन्ड किस तरह फॉर्म करता है दोस्त, एक्सियल, एकदम सामने, फेस टू फेस। दो ऑर्बिटल अगर आते हैं और एकदम आमने सामने से ओवरलैप करते हैं, दो ऑर्बिटल आते हैं और एकदम साइड से ओवरलैप करते हैं। और डेल्टा बॉन्ड बनता है यदि दो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल आते हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाते हैं, छप जाना, सुपर इंपोजिशन, तो क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड। लेकिन हमने सिर्फ इतना नहीं बोला है कि दो ऑर्बिटल आए और सुपर इंपोज कर जाए, हमने साथ में यह बोला है दो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल आए और सुपर इंपोज करें, तो डेल्टा बॉन्ड बनता है। पॉइंट क्लियर है? मतलब आप सिग्मा और पाई में हाई एनर्जी लो एनर्जी जल्दी अपन बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरह के ऑर्बिटल आके ओवरलैप करे, लेकिन डेल्टा में हमने बोला है कि दो ऑर्बिटल सुपर इंपोज करे, मतलब लगे कि एक दूसरे के ऊपर जाके प्रिंट हो गए, जैसे एंजियोमेरिज्म में आप करते हैं, सुपर इंपोज कर गए, और दैट टू ऑर्बिटल शुड बी ऑफ हाई एनर्जी। ऑर्बिटल्स को होने चाहिए हाई एनर्जी के। क्या आप एस ऑर्बिटल को हाई एनर्जी क्यों बोलते हो? नहीं सर। पी को? नहीं सर। डी ऑनवर्ड्स आप हाई एनर्जी बोलते हो। मतलब पी तक के जो आपके ऑर्बिटल है आप वहां तक डेल्टा बॉन्ड नहीं सोच सकते, इसीलिए सामान्य तौर पर डेल्टा बॉन्ड वाले एग्जांपल से मुलाकात नहीं होती है। नेक्स्ट, फाई और कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हमने फाई बॉन्डिंग को अभी छोड़ दिया। फाई बॉन्डिंग इतना आसान भी नहीं है समझना, उसको हमने छोड़ दिया फिलहाल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैप अगर करें तो तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। सिग्मा एक्सियल ओवरलैप, पाई लैटरल ओवरलैप, और डेल्टा ऑर्बिटल्स सुपर इंपोज करें। अच्छे से आए, आप समझ लें इन चीजों को। जैसे मैं करवाता हूं, मान लो अगर आपका ये एक, ध्यान से देखो, अगर ये कोई 2px ऑर्बिटल है, अगर आपने एक दूसरा px ऑर्बिटल लिया, 2 हटाओ ना, 2 से यार क्या मतलब है, 2 लो कि 3 लो, px अगर अपन सामने लाना चाहते हैं तो किस एक्सिस पर इसको लाएं? न्यूक्लियस को, दोनों न्यूक्लियस को किस एक्सिस पर लाएं? फेस टू फेस, तो एक्स पर ही। हमने बोला आप इंटरन्यूक्लियर, अच्छे से देखिए, इंटरन्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस वाली एक्सिस कौन सी होनी चाहिए सर? एक्स एक्सिस पे इंटरन्यूक्लियर हो तो अपने आप ये एकदम सामने से ओवरलैप कर जाएंगे, सही है? तो ये इसी से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जहां ओवरलैप करता है उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, उस क्षेत्र में, तो इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड बना आपके पीपी ओवरलैप से। अब आप इसी ध्यान से सुने, अगर आप यही काम करें, यही पी आपने लिया, पीएक्स लिया आपने, लेकिन इंटरन्यूक्लियर हमने इस बार वाई लिया, इंटरन्यूक्लियर हमने वाई लिया। बोलोगे सर अक्सर तो पी वाई करके दिखाते हैं। जी नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखो, आसान तो खूब दिखाते हो। मतलब सेम चीजों को अपन इस बार इंटरन्यूक्लियर वाई ले रहे हैं। वाई का मतलब न्यूक्लियस वाई वाली लाइन पे आना चाहिए। इंटरन्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस मिलने वाली, न्यूक्लियस वाई पर आनी चाहिए। तो जरा देखिए कैसे हो जाएगा। ये आपकी पी एक्स है, एक्स एक्सिस प्लस माइनस, ये दूसरी पी एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये जरा देखिए न्यूक्लियस की एक्सिस ये है। यही तो हमने करवाया, इस बार इंटरन्यूक्लियर वाई ले रहे हैं तो साइड से ओवरलैप होगा। साइड से होगा दोस्त, आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, ये दोनों ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा, साइडवेज ओवरलैप हुआ। नहीं, बहुत क्लियर है। तो इससे अब जब हमने इंटरन्यूक्लियर IN वाई एक्सिस लिया तो साइडवेज ओवरलैप हुआ। और कैसे हो गया आप देखिए जरा अच्छे से, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरी न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के ऊपर
प्लस फेज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के नीचे माइनस फेज और ये हमारी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां से पी पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है? तो साइडवेज ओवरलैप, साइड से कराया। इसी को लोग और दूसरा एग्जांपल ऐसे भी देते हैं कि ऐसे ना लेकर के ऐसे घुमा लो, तब भी आप ऐसे लिखते हो। तो आप किसी भी एक्सिस पे कराओ बट ऑर्बिटल साइड से आने चाहिए। तो किस तरह के बॉन्ड बनते हैं? पाई। क्लियर है? अब आ जाइए डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड हमने बोला सुपर इंपोजिशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी वाले, मतलब डी ऑनवर्ड्स डेल्टा बॉन्ड के बारे में आप सोचेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लेट डी एक्स वाई ओवरलैप, अच्छे से देखें, या कॉम्बिनेशन, दो ऑर्बिटल किसकी कॉम्बिनेशन में करवा रहा हूं? अच्छे से देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लीज ध्यान लगाए रखें। ये आपका एक dxy है और ये एक dxy है। ध्यान से, अगर मैं ऐसा करूं दोस्त, इन दोनों dxy को इंटरन्यूक्लियर एक्स एक्सिस पे ले चलो। किस पे ले चलो? एक्स पे। मतलब दो dxy है, इनके न्यूक्लियस एक्स पर जाए, ऐसे मैं लेके चलूं तो एक्स पे जाएंगे न्यूक्लियस तभी ना जब इनको मैं स्लाइड करके सामने लाऊं। तो दोस्त ये वाली इससे ओवरलैप करेंगे और ये वाली इससे करेंगे। अच्छे से देख लें तो आपका कैसा पिक्चोरियल डायग्राम बनेगा। ध्यान से, अगर आप एक्स पे ले जाएंगे तो ये साइड से ओवरलैप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? साइड से। तो कैसा पिक्चोरियल डायग्राम बनेगा? ये दोनों ओवरलैप नहीं करेगा, ये दोनों भी ओवरलैप नहीं करेगा, और बीच में ये, ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। क्लियर है? ये देखिए आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स। तो कौन सा ओवरलैप हो गया? देयरफॉर ये साइडवेज ओवरलैप हो गया। मतलब ये कौन बॉन्ड हो गया? सर साइडवेज से पाई बॉन्ड हो गया। अगर मैं बोलूं दोस्त इंटरन्यूक्लियर वाई लेके चलो इन दोनों को, आप बोलोगे सर जब इंटरन्यूक्लियर वाई ले जाना है तो न्यूक्लियस को वाई एक्सिस पे टच करवाना है, मतलब वहां उस डायरेक्शन में अप्रोच करवाना है। तो वाई एक्सिस ये है, मतलब सर इसको नीचे से खिसका के ऊपर ले जाना है। तो ये जरा देखो वी शेप का, ये देखो, ये तब भी साइडवेज ही ओवरलैप हो रहा है। किस तरीके का पिक्चर बनेगा जरा सोचें। न्यूक्लियस, और इसको यहां पे रख लो न्यूक्लियस, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ऊपर वाले दो, ध्यान से ऊपर नीचे बनेगा, सॉरी। तो इसके ऊपर दो लोब्स इस तरह से निकलेंगे, इसके नीचे वाले दो लोब्स जो नहीं कॉम्बाइन होंगे वो ऐसे होंगे, सही है, और ये वाला इससे और ये वाला इससे नहीं, सही है ना। तो ये क्लाउड इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये इधर जोन बनेगा, और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई हुआ, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्स। तो किस तरह का ओवरलैप दिखा? सर बहुत स्पष्ट है, एकदम साफ है कि सर ये भी साइडवेज ओवरलैप ही दिखा। तो मैं बोलूंगा कौन बॉन्ड बेटा? बोलोगे सर डी पाई पाई बॉन्ड बनेगा। एक बार फिर से इसी की तरह। अब मैं बोलूं दोस्त आप इनको इंटरन्यूक्लियर जेड पर ले चले। किस पर? जेड पर। अच्छे से आ जाए, मतलब अब इन दोनों को कंबाइन करना है, बट अलोंग जेड एक्सिस कंबाइन करना है। इन दोनों को जोड़ना है बट जेड एक्सिस पर जोड़ना है। तो जेड एक्सिस क्या है? आपके इस बोर्ड वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको उठाना है और ऐसे ले जाना है।
इसको उठाना है और इस तरीके से इस पर इंप्रिंट करना है। तो जब आप इसको इस पे ले जाके छाप लोगे, इंप्रिंट कर लोगे, तो बेटा ये वाला लोब आपका, ध्यान से, ये वाला लोब इससे कंबाइन होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे। कब? जब आप इंटरन्यूक्लियर जेड एक्सिस पर ले जाओगे तब। तो अगर आप इंटरन्यूक्लियर जेड पर ले गए, क्लियर है, तो ऑर्बिटल सुपर इंपोज करेगा, सुपर इंपोजिशन हो जाएगा, सुपर इंपोजिशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल चूंकि हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, इसलिए यहां से बेटा डेल्टा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा डी बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा, हमने एक ही ऑर्बिटल को अलग अलग एक्सिस पे भी कंबाइन करवाया और दिखाया कि कैसे वो अलग अलग सिचुएशन में पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में हमने ये टाइप आपको दिखाया। कौन सा टाइप? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं। डेल्टा बॉन्ड भी एक सामान्य कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होता है। डेल्टा बॉन्ड एक स्टेबल बॉन्ड होता है, कोई ऐसा नहीं कि अनस्टेबल एरो एरो बॉन्ड है नहीं बना। डेल्टा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोई कमजोर बॉन्ड नहीं होता है। हाँ, अलग बात है कि ये सामान्य कंपाउंड जो इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ये H2O, CO2 वगैरह जो अपन पढ़ते हैं, इन सब में देखने को नहीं मिलता है। जब तक आपको ट्रांजिशन मेटल ना आए, ना दिखे, या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ना दिखे, तब तक डेल्टा बॉन्ड का कंसिडरेशन डिफिकल्ट है, उसका आना काफी मुश्किल है। तो हमने आपको एक बेसिक लेवल पर अभी एक आइडिया दिया। कोई ऐसा नहीं है कि सिग्मा पाई डेल्टा पढ़ाया, ये पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा हुआ इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, और उम्मीद है एक इंट्रोडक्शन के तौर पे डेल्टा बॉन्ड आपने समझा होगा। पाई बॉन्ड नहीं पढ़ना है अभी, फिलहाल हमने आपको क्लियर किया है। प्लीज तो अब हम लोग एक बार समरी क्रिएट कर देते हैं। पहले समरी में ये लिख देता हूं कि सिग्मा पाई कौन बनाएगा। बाकी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर को जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत क्लैरिटी से आपको तुरंत स्विच करना मैं सिखाऊंगा। पी एक्स अलॉन्ग जेड, पी वाई अलॉन्ग एक्स, पी वाई अलॉन्ग एक्स, पी वाई अलॉन्ग जेड, डी एक्स वाई अलॉन्ग एक्स, डी जेड स्क्वायर अलॉन्ग जेड। मतलब तुरंत बोलो और 2-3 सेकंड में आप उससे पकड़ो कि इस ओवरलैप से कौन बॉन्ड बनेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही आएगा, जो बहुत आगे जल्द लेक्चर आगे आने वाला है उसका। चलो फिलहाल अब यहां पर बातें हो रही है। पहले मैं एक समरी कर देता हूं। यहां मैं बार बार बोल रहा हूं, पाई बॉन्ड की कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहां मैं ओवरलैप लिख रहा हूं, सॉरी बॉन्ड, और यहां मैं ओवरलैप लिख रहा हूं। ठीक से, ये मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, एक सिग्मा के लिए, एक पाई के लिए और एक डेल्टा के लिए। या इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। ओवरलैप देखो, SS, SP, PP, चलो बढ़ा दे रहा हूं, सब क्लियर ही कर रहा हूं, PD और एक बढ़ा ले रहा हूं DD, सब लिख दे रहा हूं। अच्छे से दोस्त देखेंगे आप, और ये एक जनरल व्यू ध्यान से। सिग्मा, यदि ध्यान से, सिग्मा SS भी बनाएंगे, SP भी बनाएंगे, PP भी बनाएंगे, PD भी बनाएंगे, DD भी बनाएंगे, मतलब सारे ऑर्बिटल सिग्मा बनाने में कैपेबल है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं पाई बॉन्ड्स की। SS
पाई नहीं बना पाएंगे। जब तक एस है तब तक पाई नहीं। ध्यान से, जब तक एस है तब तक पाई नहीं। क्या बोला मैंने? एस के रहते हुए आप पाई इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैटरल ओवरलैप पॉसिबल होगा ही नहीं, एस स्फेरिकल होता है। तो एस के रहते पाई नहीं हो सकता, आगे पाई बनेगा। क्लियर है? अब डेल्टा सिर्फ हाई एनर्जी वाले, मतलब एसपी को छोड़ के, एसएस नहीं, एसपी नहीं, पीपी नहीं, जब तक पी है तब तक डेल्टा नहीं। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एस के रहते पाई पॉसिबल नहीं है, और डी के बिना डेल्टा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ डी, मतलब पी और एस के साथ के रहते डेल्टा पॉसिबल नहीं है। तो सिग्मा सारे बना रहे हैं, पाई एस के रहते नहीं बनेगा, और डेल्टा एस और पी दोनों के रहते नहीं बनेगा। तो एक जनरल। अब इसी में अगर आप बहुत डेप्थ में एंटर करेंगे तो उसके बाद अब ये भी हो जाएगा कि कौन कौन सा, जैसे डी में कौन डी सिग्मा नहीं बनाता है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। डी नो सिग्मा बॉन्ड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर नो पाई बॉन्ड, और डी जेड स्क्वायर नो डेल्टा बॉन्ड। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आगे मैं दोबारा सिखाऊंगा अच्छे से। ये सिर्फ जो वैसे स्टूडेंट्स जिनको पहले से बहुत कुछ आता है उनके लिए इंफॉर्मेशन, वो अगर समझ गए तो बेहतर, जो नहीं समझे वो और बेहतर। ठीक है? मतलब डी वाले में एक लफड़ा होता है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कभी सिग्मा नहीं बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर पाई नहीं बना सकते हैं, और जेड स्क्वायर कभी डेल्टा नहीं बना सकता। लेकिन अभी इस पर आपको ज्यादा खोना नहीं है इस पर, क्योंकि मैंने बोला ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एरिया, वहां मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो तुरंत बाहर निकल जाता हूं किस चीज से, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। ये जो मैटर था कौन सा, कि सिग्मा, पाई और डेल्टा, तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल हैं, उससे बाहर निकलता हूं। और अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फिर दूसरे तरीके से करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं इस आधार पे। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान होता है, ये तो सर 9th 10th वाले से पूछ दो तो वो लोग भी बता देगा। क्या? सिंगल बॉन्ड, सर हमने एक पढ़ा है डबल बॉन्ड, सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, सर हमने पढ़ा है 6 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड, जी हां क्वाड्रपल बॉन्ड। और ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है। तो आइए 4 बॉन्ड्स वाले भी एग्जांपल्स आएंगे, दिखेंगे, उससे ज्यादा वाले भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दिखेंगे, 5 बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट आते जाएगी। बट अभी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, सिंपली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड, नेमिंग मैं कर रहा हूं ध्यान से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयर? 2, इसमें 4, इसमें 6 और इसमें सर क्लियर है 8। नहीं, ध्यान से सुनेंगे। आप इसको क्या बोलते हो दोस्त? सर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड और क्वाड्रपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्वाड्रपल, सही है। अब बात करता हूं मैं, आपने सुना होगा कि ध्यान से, आपने सुना होगा कि सिंगल बॉन्ड में कौन से बॉन्ड होते हैं? बोलोगे सर ये सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड्स, ट्रिपल में सर 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए, सिंगल में सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है या सिंगल में डेल्टा बॉन्ड भी हो सकता है।
ये रेक्टिफाई कर ले। क्या बोला मैंने? सिंगल में सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल में कभी कभी ऐसे भी एग्जांपल्स आते हैं कि डेल्टा बॉन्ड्स भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड है लेकिन वो सिग्मा नहीं है, डेल्टा, ऐसा भी एग्जांपल होता है। जी बिल्कुल, जैसे आप सिंगल में सिग्मा तो आप जानते ही हैं। कोई दूसरा एक एग्जांपल मैं दिखा दूं, CO2 CO होल 8। तो अगर आप इसमें देखें दो कार्बोनिल, हालांकि बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं कि यहां सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जानिए ये डेल्टा बॉन्ड है। दो कोबाल्ट है और इसके तरफ 4 कार्बोनिल है। आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई भी है, ठीक है। तो ये डेल्टा बॉन्ड है। तो सिंगल में सिग्मा भी हो सकता है, डेल्टा भी, लेकिन डेल्टा का तब तक हिसाब किताब नहीं आएगा जब तक कि आपको वो ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाले एलिमेंट न दिखे। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को ही तो बनाना है, मतलब डी ऑर्बिटल को ही तो डेल्टा बॉन्ड बनाना है। चलिए नेक्स्ट, डबल में 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई। अब सवाल है क्वाड्रपल में क्या? जी हां, 1 सिग्मा 2 पाई प्लस 1 डेल्टा बॉन्ड। क्लियर हो गया? क्या क्या? 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा। सर इसका कोई एग्जाम्पल दिखा सकते हो? बहुत सारे हैं। Re2Cl8 डबल माइनस, W2Cl8 4 माइनस, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए आ जाइए, मैं बना के दिखाता हूं। ये रीनियम और रीनियम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और क्लैरिटी के साथ इसको मैं सिखाऊंगा। रीनियम 7b ग्रुप के एलिमेंट हैं, फिर भी ये 8 बॉन्ड बना रहा है यहां पर। तो इसीलिए 1 रीनियम की वजह से 1 माइनस, 2 रीनियम की वजह से 2 माइनस। यही जो यहां 4 बॉन्ड है, इसमें से 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 1 डेल्टा बॉन्ड है। तो ऐसे बहुतों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें क्वाड्रपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा उस पर अभी दिमाग नहीं दौड़ाना है, धीरे धीरे एग्जाम्पल्स उसमें आएंगे और हम लोग करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। हां, अब एक पॉइंट, अगर मैं क्वाड्रपल बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, किसको छोड़ दूं? क्वाड्रपल को। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड किया, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बोलोगे सर इन तीनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस तो यही है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इसमें 4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। मैं बोलूंगा कि सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं है इन तीनों में कि 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। एक डिफरेंस और है, क्या? परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑक्यूपाइड increases. This is Bend's rule. One of the assumption कह सकते हैं, Bend's rule के assumptions में से एक assumption है, और इसी की वजह से हमने ये क्लासिफिकेशन का मोड आपको दिखाया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डिफरेंस सिर्फ यही नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 की शेयरिंग और 6 की शेयरिंग। बड़ा डिफरेंस है, सिंगल बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई होता है, डबल बॉन्ड में उससे एस कैरेक्टर ज्यादा ऑक्यूपाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में उससे एस कैरेक्टर और भी ज्यादा ऑक्यूपाई होता है। ये डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेंड्स रूल उठा करके। बेंड्स रूल क्या है? बहुत काम की चीज है। एलिमेंट्री और बड़े लेवल, दोनों लेवल पर बेंड्स रूल का कमाल होता है, उसको इस्तेमाल करना सही से आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट पेज में अब इस डिफरेंस को बेंड्स रूल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एस कैरेक्टर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ज्यादा एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में होने का रीजन क्या है। बेंड्स रूल इसको अपन बोलते हैं, क्या रीजन है वहां इस कैरेक्टर ज्यादा ऑक्यूपाई होता है। तो अगले पेज में अपन आते हैं, बेंड्स रूल को लेकर के चिपका लीजिए अच्छे से फोटो। बेंड्स रूल इस पेज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं।
बेसिकली बेंड्स रूल है क्या, किस चीज के बारे में ये नियम है? एस कैरेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन से ये रिलेटेड है। मतलब कोई कोवेलेंट कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल एटम है जिसके चारों ओर बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इस सेंट्रल एटम के पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, सारे ऑर्बिटल है। लेकिन इसमें सबसे जो वैल्यूएबल ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है। वैल्यूएबल इन द सेंस ऑफ उनकी संपत्ति, उस सेंट्रल एटम के ढेर सारे ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली संपत्ति है वो है s ऑर्बिटल। चलो इसको दूसरे भाषा में समझो। किसी के घर में उसके 3-4 बाल बच्चे हैं, 3-4 बेटे हैं, बेटे बेटियां जो भी हैं, वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन अपने बच्चों के बीच। तो संपत्ति बंटवारा का मतलब क्या है? उसके पास जमीन भी है, उसके पास मकान भी है, मकान में अलग अलग कमरे भी हैं, उनके पास हो सकता है कि कुछ कपड़े भी हो, उनके पास कुछ गहने भी हो, उनके पास कुछ घर में दाल चावल भी हो पड़े हुए, उनके पास कुछ फल भी पड़े हुए हों, कुछ बगीचे में प्लांट्स भी पड़े हुए हों, पेड़ पौधे हो सकता है बैल हो 2-4 रखे हुए, गाय पाले हुए हों, वो बहुत कुछ बातें हो सकती है। लेकिन हम बोलते हैं भाइयों में बंटवारा हो गया। मीन्स क्या मतलब है? क्या वो रसोई में जाकर, किचन में जाकर डब्बे में पड़े हुए दाल को 4 हिस्से में बांट लेते हैं? क्या इसका मतलब हुआ फ्रिज में मिठाइयां रखी हुई हो उसको बराबर बराबर हिस्से में बांट लेते हैं वो? क्या मतलब हुआ सब्जी के टोकरी में मिर्ची रखी हुई, मिर्ची को बराबर बराबर हिस्से में बांट लेंगे? ये मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने बोला बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है और चीजों का भी बंटवारा हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उनकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, लोगों को समझ में आता है, वो लैंड है, जमीन है। उनके पास जो भी जमीन है उनका बंटवारा वो करना चाहते हैं। तो सेंट्रल एटम को भी ढेर सारे बॉन्ड्स बनाने हैं, किसी से सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, कहीं डबल बॉन्ड बनाने हैं, कोई ऑर्बिटल नहीं बनाएगा लोन पेयर, कोई अकेला रहेगा अनपेयर्ड, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो ये सारे जो बॉन्ड बनाएंगे, चाहे कोई सिंगल बनाए या कोई डबल बनाए, आखिर बॉन्ड बनाएंगे, दोस्त अच्छे से समझेंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो ऑर्बिटल से ही ना, ठीक है? तो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। अब उसी में जो s ऑर्बिटल है वो उसका सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, सबसे महंगी प्रॉपर्टी है वो। तो उसका बंटवारा पे सभी का ध्यान है कि s को कौन ऑर्बिटल कितना शेयर करता है, बांटता है आपस में, क्योंकि सबको s चाहिए। क्यों चाहिए s सबको? s में क्या ऐसी खास बात है? जमीन महंगी होती है सबसे, ये तो पता है। s में क्या खास बात है? s न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इसीलिए s ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन काफी इफेक्टिव होता है। इससे क्या होगा? अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड क्लोज होगा, स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा। आप समझ पा रहे होंगे। रिलेटिवली p और d के रिस्पेक्ट में, क्योंकि d डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है, काफी लंबे एरिया तक वो फैला हुआ ऑर्बिटल है, s इतना न्यूक्लियर इंट्रैक्शन वहां पर ऑपरेट नहीं होता है। समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो s न्यूक्लियस के क्लोज होने के कारण उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस ऑर्बिटल का बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आ जाओ, मैं इसको शब्दों में लिख रहा हूं ध्यान से। बेंड्स रूल रिलेटेड विथ किस चीज से संबंधित है, पहले मैं लिख दूं, रिलेटेड विथ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर। अच्छे से देखेंगे, मतलब कोई एक सेंट्रल एटम है, इसके पास अलग अलग तरह के ऑर्बिटल हैं, ध्यान से सुने, इसके पास अलग अलग तरह के ऑर्बिटल है। अब पॉइंट है, इसमें से कोई ऑर्बिटल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है किसी दूसरे से। मान लो सिंगल एलिमेंट, कोई दूसरा भी सिंगल ही बना लिया, मान लो किसी ने लोन पेयर ही रखा, या कोई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है। इस ऑर्बिटल के बारे में मैंने क्या बोला? ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है। सर एक बार फिर से आप समझा दो। मैंने बोला इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? कोई ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। डिफरेंस क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा।
टर्मिनल अगर लेस है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा क्योंकि ये मोर है, और टर्मिनल पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। सही है, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड नहीं बनाया, ये लोन पेयर ऑर्बिटल है। और कोई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ पार्टिसिपेट करा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन है किसी ऑर्बिटल का, हमने ऐसा मान लिया। अब आ जाए इन सारे ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, किन सारे में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, या इसमें भी, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है दोस्त, एस कैरेक्टर का। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने इसके बारे में लिखा, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है दोस्त, डिस्ट्रीब्यूशन होना है किसका, एस कैरेक्टर का। इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल किस चीज से संबंधित है सर, किसी सेंट्रल एटम के पास अलग अलग ऑर्बिटल्स है जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, लोन पेयर वाला है। सर कोई बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, कोई बॉन्ड बनाता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ कोई जा रहा है, कोई सिंगल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बना रहा है तो कोई सिंगल बॉन्ड में सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से बना रहा है। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने ले लिया, ठीक है। तो इन सारे ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स रूल। अच्छे से सीखना होगा। अगर थोड़ा सा हो सकता है समझने में परेशानी हो तो आप दोबारा एक बार जब वीडियो को देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए परेशानी कोई, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है, अब पिताजी ने अपने संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांटा, ठीक है। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है लैंड। सेंट्रल एटम एज अ फादर, एज अ पेरेंट वो है, और वो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति, प्रॉपर्टी वो है एस कैरेक्टर। एस ऑर्बिटल का जो पूरा कैरेक्टर है उसको अपने सारे ऑर्बिटल्स में वो बांटना चाह रहा है। तो कानूनी तौर पे, लीगली तो इनके जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में एस कैरेक्टर को बराबर बराबर बांट देना चाहिए। मान लीजिए 4 ऑर्बिटल है तो चारों में 25% 25% 25% करके बांट दिया। जैसे जो भी लैंड है उसको सब बच्चों में हमने बराबर बराबर बांट दिया। अच्छे से समझेंगे आप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई फादर ऐसा नहीं करता कि अपने बच्चों में सारी संपत्ति एकदम बराबर बांट दे। आप भी प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, किसी न किसी घर से आप भी बिलोंग करते हैं। हर घर में जो बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसा जो बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ ऐसा जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो हर तरह के बच्चे हैं। तो पेरेंट जो अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं बच्चों में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एस ऑर्बिटल वाली जो लैंड हमने बात की वो किसको देते हैं, सबसे कम ज्यादा किसको देते हैं, सबसे जो कमजोर बच्चा है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो जॉबलेस है, उसको देंगे। जाहिर सी बात है। तो यहां भी यही चीज सोचना होगा, एस ऑर्बिटल के कैरेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होगी, एस ऑर्बिटल के कैरेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होगी। अच्छे से सोचे, एस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस के क्लोज लाना, क्योंकि एस खुद न्यूक्लियस के क्लोज है। अच्छे से सुनेंगे। तो पॉइंट क्या है, अगर आपके ऑर्बिटल में आपका लोन पेयर है, ध्यान से सुने, और जो आपका बाकी ऑर्बिटल है सब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है फंसा हुआ, यहां सिंगल है। सर आपने क्या बोला, ध्यान से देखें, ध्यान से। मैंने बोला आपने दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोले, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। डिफरेंस क्या है, अब बॉन्ड पेयर में भी दो तरीके का, एक सिंगल और एक मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल, डबल, ट्रिपल हुआ, ध्यान से। जो लोन पेयर है इसमें एक ही सेंटर है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस, और दो इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनेंगे। सिंगल बॉन्ड लें तो सेंटर दो है, और मल्टीपल बॉन्ड लें तब भी सेंटर दो है। क्या आपने देखा, जब आपने लोन पेयर की बात करी तो ये एक ही सेंटर है और इन लोगों के पास दो सेंटर है। मतलब लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के कब्जे में है, जबकि बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रांगली हेल्ड है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोन पेयर है, एक्चुअली टॉपिक क्या चल रहा है, किस ऑर्बिटल को एस कैरेक्टर की ज्यादा नीड है, किस ऑर्बिटल को एस कैरेक्टर की ज्यादा जरूरत है। तो हमने बोला जो लोन पेयर है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस ने होल्ड करके उसको रखा हुआ, एक ही न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा हुआ। किसको? लोन पेयर को। सिंगल न्यूक्लियस वो आजाद है, वो ज्यादा एरिया में फैल जाता है, आवारा है, इसीलिए सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर की जरूरत उसी को है, क्योंकि वो बहुत भाग रहा है, डिस्पर्शन है उसके अंदर, छितराव है उसके अंदर। उसको कंट्रोल करने के लिए उसको न्यूक्लियस के पास खींच के लाना जरूरी है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए। इसीलिए इट रिक्वायर्स हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट एक्सटेंट, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर। चूंकि एस न्यूक्लियस के क्लोज है तो उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा डालो ताकि वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए, न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर बढ़ जाए। समझ में आई चीजें? बाकी कोई भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड लो, बाकी सारे में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन दबा हुआ है, पकड़ा हुआ है, लेकिन लोन पेयर में एक न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ, बाकी इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कर रहा, फैल रहा, छितर रहा, वो स्पेस में भागे जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट किसको है? लोन पेयर को। ध्यान से, मोस्ट रिक्वायर्ड एक्सटेंट ऑफ एस कैरेक्टर किसको है? टू लोन पेयर ऑर्बिटल। आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनिए। अब उसके बाद आइए, क्योंकि इसमें एक ही सेंटर है और इसमें दो सेंटर है दोनों के पास। ध्यान से दोस्त, अब दो सेंटर में सिंगल बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन है, और जब आप मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल ट्रिपल तक की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो अब जरा सोचे किसको एस कैरेक्टर की ज्यादा जरूरत है? सिंगल बॉन्ड में जो और इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, एक सेंट्रल एटम, एक टर्मिनल एटम, तो दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड में दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस की संख्या तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो होगा क्या, इस बीच में एस कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल एटम बढ़ा ले ताकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के क्लोज हो जाए, एस के न्यूक्लियस के क्लोज हो जाए, और उस पर इफेक्टिविटी या असर या कह लो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सिंगल बॉन्ड है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, मल्टीपल में भी 2 न्यूक्लियस हैं, बट सिंगल में 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, और डबल बॉन्ड में 2 न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा। डेफिनेटली न्यूक्लियस का प्रभाव उस पर कम हो गया। जैसे कैसे लोन पेयर में न्यूक्लियस का प्रभाव काफी कम हो गया, क्योंकि अकेला न्यूक्लियस पकड़ रहा था, अकेला न्यूक्लियस उसको पोलराइज कर रहा था। तो यहां पर एस कैरेक्टर की जरूरत किसको है? सिंगल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को? तो डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को। ध्यान से, ध्यान से, मल्टीपल bonds required also a high percentage of S character. ध्यान से सुनेंगे, हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। मल्टीपल बॉन्ड्स को भी चाहिए एक हाई परसेंटेज, लेकिन इसके इतना नहीं चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड नीडेड लिस्ट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हमने पहले यह क्लियर किया, अब इसको सजा के लिखते हैं हम। अब इसको अपन सजा के लिखने वाले हैं, थोड़ा सा शब्दों में अच्छे से करते हैं। देखिए ध्यान से, अब बेंट्स रूल क्या होगा? इन्हीं सारे भाषण को थोड़ा सा सजाया जाए अच्छे से। ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑक्यूपाइड। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसको दिया जाए? एस क्या है जी? सर वो वाला ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। इस ऑर्बिटल का कैरेक्टर और परसेंटेज सर उसको ज्यादा मिलना चाहिए जिस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, न्यूक्लियस उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। तो सर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत, दैट्स वाई
एस लोन पेयर ऑर्बिटल को, क्योंकि लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने के लिए, होल्ड ऑन करने के लिए, उस पर ग्रिप डालने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अवेलेबल है। इसीलिए सर सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑर्बिटल में जाएगा। उसके बाद सर सेकंड नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड्स में जाएंगे, और सर मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद सर सिंगल बॉन्ड में जाएगा। अच्छे से देखिए, लोन पेयर ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा जाएगा एस कैरेक्टर, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स में, और फिर उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा। अच्छे से आ जाए। इसके बाद मैं अगर बोलूं सेकंड पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड में भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑक्यूपाइड बाई बॉन्ड पेयर्स। अगर मैं बॉन्ड पेयर्स के द्वारा देखूं तो सबसे कम किसको बेटा, सिंगल बॉन्ड, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड, और उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर दो सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन। सेंटर मतलब न्यूक्लियस। तो एवरेज न्यूक्लियस का फोर्स या इफेक्ट कम हो रहा है, इसीलिए यहां पर ज्यादा चाहिए आपको क्या, एस कैरेक्टर। क्लियर किया। अब तीसरा, ध्यान से, एक सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल बॉन्ड वाला में, अच्छे से सुनेंगे। यह तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड में दो तरीके का अपन चलो एक्स और वाई। हमने एक्स को लिया है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वाई को लिया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमने क्या दिखाया है बेटा, ऑर्बिटल। किसका है, सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल। अच्छे से सुनोगे। और इसको अटैच किससे किया है, टर्मिनल एटम से हमने अटैच किया है। पॉइंट क्या है, अगर ये मोर, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक ए का ऑर्बिटल और एक वाई का ऑर्बिटल, तो अगर हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लिया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई के न्यूक्लियस के पास इधर ज्यादा शिफ्ट करेगा। और इसमें हमने लेस लिया है, इसीलिए उल्टा ये उधर की तरफ शिफ्ट होएगा ज्यादा। सवाल यह है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो सेंट्रल एटम के जिस ऑर्बिटल से अटैच है, वहां से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ तभी ना खींच पाएगा जब इस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम हो। क्योंकि अगर इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो मुसीबत यह हो जाएगी कि एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन खिसक के न्यूक्लियस की तरफ आएगा, या क्या लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो हमेशा मोर, आराम से हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम चाहता यह है, हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम चाहता यह है कि वो सेंट्रल एटम के उस ऑर्बिटल के साथ अटैच हो जिसमें एस कैरेक्टर कम हो, ताकि उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सके और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का रुतबा बरकरार रख सके। क्या बोला हमने, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम या एलिमेंट या एटम सेंट्रल एटम के उस ऑर्बिटल से अटैच होना चाहता है जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम हो, ताकि इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने में आसानी हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुतबा इसका बरकरार रहे। तो अगर 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिंगल बॉन्ड में भी एस कैरेक्टर वहां पे कम होगा उस वाले ऑर्बिटल में, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में, जहां पर टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो देखो मैं क्या लिखता हूं ध्यान से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम always prefers sharing itself
with that particular orbital of central atom which having less s character, which having less s character। एक बार अच्छे से फिर से आप इसको पढ़ें। मैंने क्या लिखा है? हमने लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान से, हमने बोला कि दो सिंगल बॉन्ड वाले हमने केस लिए। यहां भी हमने वो दिखाया कि दो सिंगल बॉन्ड हमने दो केस लिया है, एक ये और एक ये। लेकिन एक में टर्मिनल एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरे में टर्मिनल एटम हमने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डाला। तो हमने बोला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है वो हमेशा सेंट्रल एटम के उस वाले ऑर्बिटल पर अटैक करता है, उससे जाके अटैच होता है जिसमें एस कैरेक्टर कम है। क्योंकि एस कैरेक्टर कम रहेगा किसका? सेंट्रल वाले ऑर्बिटल में। अगर एस कैरेक्टर कम रहेगा तभी तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच पाएगा, क्योंकि अगर एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन यही खींच लेगा ना। तो बेंट्स रूल में ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, फिलहाल 3 पॉइंट है, और भी पॉइंट्स हैं जो बाद में आप सीखेंगे। पहला पॉइंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा लेता है वो कौन लेता है? लोन पेयर ऑर्बिटल। उसके बाद कौन लेता है? लोन पेयर के बाद हमने बोला मल्टीपल बॉन्ड्स। और सबसे कम कौन लेता है? सिंगल बॉन्ड। अच्छे से हमने बोला उसके बाद सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल, डबल से ज्यादा ट्रिपल। फिर हमने बोला कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम हमेशा सेंट्रल एटम के उस ऑर्बिटल पर अटैक करता है जहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगले पेज में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप। तो हमने जो समझाया है अब बारी है उसको एप्लीकेशन में लाने की, क्योंकि बिना एप्लीकेशन में लाए हुए तो कोई उसका फायदा ही नहीं है फिर। तो अब बारी है उसको एप्लीकेशन में लाने की, करके दिखाने की और मेन ग्रुप एलिमेंट्स से उसको कनेक्ट करने की। आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले अच्छे से सीखेंगे आप। हमने बोला बेंट्स रूल में क्या पॉइंट। पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि लोन पेयर को किसी भी बॉन्ड पेयर से एस कैरेक्टर ज्यादा चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला कि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 न्यूक्लियस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि मल्टीपल बॉन्ड में 2 न्यूक्लियस पर 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बीच के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। अगर उस पर कम हो गया तो डेफिनेटली होल्ड पुअर हो जाएगा न्यूक्लियस का, नहीं तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें जो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जिस ऑर्बिटल में वहां पर एस कैरेक्टर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और न्यूक्लियस का असर उस पर बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट सबसे अलग तरह का कि सेंट्रल एटम के पास ढेर सारे ऑर्बिटल हैं, सेंट्रल एटम के पास ढेर सारे ऑर्बिटल हैं। कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल बाहर जो है वो आके उस ऑर्बिटल से अटैच होगा या उस पर अटैक करेगा जहां पर देखेगा कि उस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम है, क्योंकि जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होएगा वहां से इलेक्ट्रॉन खींचना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है टर्मिनल। तो टर्मिनल को अपन लाते हैं कहां पर? किस ऑर्बिटल पर अटैक करवाते हैं? जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम है। ध्यान रखें ये सारी बातें सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल पर लागू हो रही है। अब आइए एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ता है, किस चीज का? एस कैरेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन का। ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स अफेक्टेड बाई एस कैरेक्टर। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से ऐसी चीजें हो सकती है। सबसे पहला बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, ये सीधे सीधे एस कैरेक्टर से प्रभावित होती है। बॉन्ड लेंथ
कैसे, ध्यान से सुने। अगर आपका जो बॉन्ड है, ये मान लो सेंट्रल एटम है, Ca लिख दिया हमने सेंट्रल एटम, और ये किसी टर्मिनल एटम से बॉन्ड बना रहा है, तो इस ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो ये ऑर्बिटल ही छोटा हो जाएगा। ध्यान से समझो, अगर ये एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो ये ऑर्बिटल ही छोटा हो जाएगा दोस्त। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो ये ऑर्बिटल ही छोटा हो जाएगा। क्लियर है? और ऑर्बिटल अगर छोटा हो गया तो आपका जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल उतना ज्यादा होगा। जितना तो क्या कंक्लूजन निकला? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा ऑर्बिटल में, बॉन्ड की लंबाई उतनी कम। बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर ऑर्बिटल में एस का अमाउंट ज्यादा हुआ तो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा, मतलब ऑर्बिटल दो श्रिंक करेगा तो ओवरऑल बॉन्ड की लंबाई कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो इससे प्रभावित होगी, अच्छे से सीखें। बॉन्ड लेंथ के बाद अगली चीज है दोस्त जो प्रभावित होगी, बॉन्ड एंगल। वैसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट की बात अभी कर रहा हूं। बॉन्ड एंगल बोलोगे कि सर कैसे? फिर से एक बार फील करो, बॉन्ड एंगल होता क्या है? सर बॉन्ड एंगल होता है, ये आप एक्स और वाई, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। यही वाला एंगल सर बॉन्ड एंगल। सवाल है इसको और डिटेल में बनाओ, तो और डिटेल में सर बनाओगे तो ये एक ऑर्बिटल है सर। यहां से ध्यान से, यहां से हमने सर एक एलिमेंट x शेयर किया है अपने ऑर्बिटल से, और एक एलिमेंट सर इधर से y शेयर किया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और सर इस बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो, शेयरिंग का। तो अगर इसके पास, ध्यान से, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हमने ले लिया, क्या ले लिया बेटा? मान लो कि जो इस सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल है, हमने यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा ले लिया, तो इससे क्या होगा? अभी अभी आपने सीखा, अगर इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे इधर आने लगेगा ऑर्बिटल में, यहां। सही है? और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक जाएगा उतना ही यहां पर रिपल्सन बढ़ जाएगा। सही है? जितना एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा इसके न्यूक्लियस की तरफ, और यहां पर क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन बढ़ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्सन बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर क्या लिखोगे? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर। अगर सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा। अच्छे से सुनोगे, आप जानते भी तो हैं, अगर 2 ऑर्बिटल है sp तो आप बोलते हैं ना दोस्त 180। अगर 2 ऑर्बिटल है sp2 तो आप बोलते हो ना बॉन्ड एंगल सर इस केस में है 120। और अगर 2 ऑर्बिटल है sp3 अगर 2 ऑर्बिटल ऐसे, तो आप बोलते हैं ना कि सर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। अब जरा सोच के देखो, इसके ऑर्बिटल में कितना परसेंट एस था जब sp था? ये कितना परसेंट एस था? 50% एस था इसमें। इसमें कितना परसेंट हुआ? 33%। और इसमें कितना परसेंट हुआ? 25%। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, अगर एस कैरेक्टर हमारा ऑर्बिटल में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के क्लोज होएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और रिपल्सिव मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन स्ट्रांग होगा और एंगल वाइडेन हो जाएगा।
तो वाइडनिंग ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ वाइडनिंग ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर इन्वॉल्वड इन ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड। तो चलो इस तरह से हमने ये एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया। और भी चीजें हैं जो एस कैरेक्टर से प्रभावित होती है, ये एग्जांपल के थ्रू हमने क्लियर किया। दैट वन इज एक और बहुत इंपॉर्टेंट, लुईस बेसिसिटी। अच्छे से सुनेंगे, लुईस बेसिसिटी, या इसी को आप बोलते हो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। लुईस बेस वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकता है। ध्यान से सुने, इसको भी मैं साइड में थोड़ा बेसिक लेवल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर किसी एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये देने की टेंडेंसी ही लुईस बेसिसिटी और लुईस एसिड है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हालांकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेबल होना चाहिए, बट उस पर आगे मैं बात करूंगा। तो यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर क्या है? आपका वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये लुईस बेस कहलाया। अगर ये डोनेटेबल है, ब्रैकेट में लिख देता हूं डोनेटेबल, मतलब देने लायक है, तो देयरफॉर इसको आप लुईस बेस बोलते हैं, और आप इसको देयरफॉर लुईस एसिड बोलते हो। आपको मालूम है, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो देने की टेंडेंसी है, सवाल है ये देने की टेंडेंसी इस ऑर्बिटल के पास कब होगी? और इस सिस्टम को एडक्ट बोला जाता है। ये आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाते हैं, ऐसे नहीं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, और इस चीज को एडक्ट बोलते हैं हम लोग, एडक्ट फॉर्मेशन। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ले रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? एडक्ट। सॉल्ट नहीं, जैसे एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट। तो लुईस बेस और लुईस एसिड का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आप सॉल्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे उस समय एडक्ट फॉर्मेशन हो रहा। ठीक है, तो सवाल है ये बेसिसिटी, लुईस बेसिसिटी कब ज्यादा होगी? देने वाले के इस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर जब ज्यादा होगा तब ये दे पाएगा अच्छे से, या कम होगा? तो ध्यान से, ये जो हमारी लुईस बेसिसिटी है, ये तब ज्यादा होएगी जब इस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा हो। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब एस कैरेक्टर कम हो, क्योंकि एस क्लोज होने से कैरेक्टर ये न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा, और स्फेरिकल होकर इलेक्ट्रॉन जो उसका डिस्पर्स भी कर जाएगा, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। तो लुईस बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एस कैरेक्टर इन पेयर्ड ऑर्बिटल। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। जो ऑर्बिटल से आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देना चाह रहे हैं, किसको? जिस ऑर्बिटल से आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दूसरे को देना चाह रहे हैं, उस ऑर्बिटल में अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो वो अच्छा लुईस बेस नहीं हो सकता। अगर उसमें एस कैरेक्टर कम है तो दे सकता है। ज्यादा एस कैरेक्टर होने से वो होल्ड करेगा, उसके देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल ऐसे जाने आप, आगे मैं बताऊंगा। ये अगर NH3 है, आगे मैं सिखाऊंगा क्यों। अगर इसको देना है तो BF3 नाम का एक कंपाउंड अपने वैकेंट में आराम से हंसते हंसते ले लेगा, क्योंकि इसका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें परसेंटेज S करीब करीब 25 है। लेकिन अगर आप PH3 लेते हैं, PH3, तो इसके पास भी पेयर है, लेकिन ये BF3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, ये दे ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 94% एस कैरेक्टर है। नहीं समझ में आया? इसीलिए यहां पर एडक्ट बनेगा। कौन एडक्ट? NH3BF3 एडक्ट बनेगा, लेकिन यहां पर PH3BF3 एडक्ट नहीं बनेगा। सर क्या क्या आपने बोल दिया, क्या एक बार और एक्सप्लेन करोगे? सर डेफिनेटली भाई साहब, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बोला ये बनेगा और मैंने बोला ये नहीं बनेगा। मैंने बोला, देखो ध्यान से, अभी चूंकि ये स्टार्टिंग फेज है तो अभी आप बहुत ज्यादा इस चीज को पहले से नहीं जान सकते, इसलिए हमने एक इंफॉर्मेशन दिया
कि अमोनिया NH3 के पास भी लोन पेयर है और PH3 के पास भी लोन पेयर है। तो NH3 के लोन पेयर की खासियत है कि उस लोन पेयर ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ s कैरेक्टर, गुड अमाउंट ऑफ s कैरेक्टर है। लेकिन PH3 के ऑर्बिटल में काफी सॉरी NH3 के ऑर्बिटल में कम अमाउंट ऑफ s कैरेक्टर, मात्र 25, लेकिन PH3 के ऑर्बिटल में काफी हाई परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है। प्रैक्टिकली आप कैसे जानेंगे, अभी नहीं जानेंगे, ये केमिकल एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आप धीरे धीरे इस चीज को सीखेंगे। अभी आप मान ले, जान ले कि PH3 के ऑर्बिटल में, जबकि नाइट्रोजन के ग्रुप का फास्फोरस है, इसके ऑर्बिटल में 94% s कैरेक्टर है, इसीलिए इसकी डोनेशन एबिलिटी काफी खराब होगी, ये दे नहीं पाएगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी PH3 और BF3 का रिएक्शन नहीं हो रहा, एडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन NH3 और BF3 का एडक्ट फॉर्मेशन बड़ी खूबसूरती से हो रहा। क्या आपको यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई या नहीं, मेरे को समझ में आना जरूरी है ये बात। तो हमने अभी आपको सिर्फ ये समझाया है s कैरेक्टर क्यों हाई तौबा मचा हुआ, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ s कैरेक्टर पर डिपेंड करता, कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड एंगल s कैरेक्टर पर डिपेंड करता, कोवेलेंट कंपाउंड का लुईस बेसिसिटी, लुईस एसिडिटी, ये सब s कैरेक्टर पर डिपेंड करता। और भी फीचर्स हैं, बट ये 3 मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं जिस पर चर्चा चलते रहनी चाहिए। तो एक बार इस पर भी चर्चा चलनी चाहिए, आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज, और स्क्रीनशॉट। एक बार बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, अच्छे से एक बार प्लीज। एक बार सभी लोगों से पूछ रहा हूं, बताते चले प्लीज। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? गुड।